हाँ, तो ये टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक। आपके सिलेबस में तीसरा टॉपिक है ये, कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, ऐसा करके टॉपिक दिया हुआ है ना। इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसमें जो तीसरा टॉपिक है उसमें लिखा है कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, यानी तीनों क्षेत्रों का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है या क्या उसका महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। पुराना जो सिलेबस हुआ करता था उसमें ये टॉपिक था, कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान या महत्व ऐसा करके था, तो वही लगभग टॉपिक ये है। इसमें हमें तीनों क्षेत्रों का योगदान अलग अलग पढ़ना है। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान, उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान और सेवा क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान। तो ये तीन अलग अलग टॉपिक हो गए। तीन टॉपिक को मिलाकर के उसने एक साथ लिख दिया है एक लाइन में, कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का योगदान। तो हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या महत्व, है ना। तो इसमें अलग अलग पॉइंट देकर के, अलग अलग हेडिंग देकर के हमें इसको बताना है। पहले हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे 3 लाइन का, 2 से 3 लाइन का इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, और फिर हेडिंग देते हुए आपको अलग अलग क्षेत्रों में जो कृषि का योगदान है, महत्व है, वो बताना। ये जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, यानी कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के योगदान 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में हेडिंग लगभग सेम रहेंगे, काफी कुछ, बस उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा, उसके अंदर जो आंकड़े रहेंगे वो अलग रहेंगे, है ना। जैसे पहला मैंने इसमें हेडिंग लिखी है जीडीपी तथा जीबीपी में कृषि का योगदान, यही हेडिंग उद्योग में हो जाएगी, उद्योग का योगदान हो जाएगा, यही सेवा में सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हेडिंग जो पढ़ेंगे, वो लगभग सेम रहेंगी। उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर जो डेटा है वो जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है, मतलब तीनों क्वेश्चन मान लो, ये आपके 7 मार्क्स में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, 7 या 10, ठीक है। 7 या 10 मार्क्स में आपको ये पूछे जा सकते हैं। तीनों, कृषि का योगदान, उद्योग का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्मली आएगा, आ सकता है, और 7 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं और 10 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 7 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो आपको कम पॉइंट देना पड़ेंगे, 6, 7, 8 पॉइंट देना पड़ेंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछता है तो आपको 10 से 12 पॉइंट, 10 से 12 हेडिंग आपको देना पड़ेगा। अंतर कहां पर आएगा? पॉइंट्स में अंतर आएगा, हेडिंग में अंतर आएगा, क्योंकि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 60 वर्ड्स में आपको लिखना है ना, उसमें 60 वर्ड्स है, और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 200 वर्ड्स है। अब आप सोचो कि 3 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन वर्ड का कितना डिफरेंस हो गया? वर्ड में 140 नंबर का डिफरेंस हो गया। मतलब ये जो पैटर्न जिन्होंने बनाया है, तो पता नहीं क्या सोचा उन्होंने। मतलब कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई आप 7 नंबर का क्वेश्चन 60 मार्क्स में पूछ रहे हैं, 60 वर्ड्स में पूछ रहे हैं, और 10 नंबर का क्वेश्चन 200 शब्द में पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर का अंतर है, ऐसे ही वहां पर वर्ड का अंतर होना चाहिए, है ना। अंतर तो यहाँ 3 नंबर का, वहां पर वर्ड्स का अंतर कितना बड़ा है, 140 शब्द का अंतर है ना। मतलब आधे का होता तो भी चल जाता, 60 और 200। पहले ऐसा नहीं था, पहले फिर भी ठीक था, मतलब पहले का जो पैटर्न था वो ठीक था पैटर्न, उसमें वर्ड का डिफरेंस था तो मार्क्स का भी डिफरेंस, है ना। लेकिन यहां पर जो है बहुत डिफरेंस ज्यादा आ गया मार्क्स का, वर्ड्स का। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा कृषि
के संदर्भ में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना। जो कृषि है वो जो है मानव द्वारा आविष्कृत ऐसा उद्यम है, ऐसा जीवन यापन का साधन है जो व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, उसकी जरूरत को पूरा करती है। मतलब एकमात्र ऐसा उद्यम है एग्रीकल्चर, कृषि, जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक नीड जो होती है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, तीन होते हैं, लेकिन उसमें जो भोजन है वो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। तो तीन तो खैर मेन है, लेकिन तीनों में अगर हम कहें कि सबसे बड़ी आवश्यकता कौन सी है तो भोजन, क्योंकि भोजन के बिना जीवित व्यक्ति नहीं रह सकता, बाकी के बिना जीवित भी रह सकता है ना। तो व्यक्ति की जो मूलभूत, सबसे ज्यादा जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, उसको पूरा कृषि द्वारा ही किया जाता है ना। बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी इधर उधर से, लेकिन रोटी जो है केवल कृषि देगा, केवल कृषि से ही जो है आपको रोटी मिलेगी, बाकी सब कुछ आपको इधर उधर से मिल जाएगा, है ना। आपको रोटी चाहिए है तो कृषि तो करना पड़ेगी, है ना। तो कृषि जो है रोटी देती है। तो मानव द्वारा आविष्कृत कृषि जो है एक ऐसा उद्यम है जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता भोजन है उसको पूरा करने का काम करती है। इसलिए इसको सबसे महत्व दिया गया है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए कृषि को लेकर के स्टार्टिंग से ही जो है भारत में विशेष प्रयास किए गए ना। मतलब प्रथम पंचवर्ष योजना से हम स्टार्ट करें तो पहली पंचवर्ष योजना जो थी उसमें सबसे पहले कृषि को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी, है ना। प्रथम पंचवर्ष योजना में सर्वोच्च जो प्राथमिकता है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसको दी गई थी, तो एग्रीकल्चर को दी गई, फिर उद्योग को दी गई थी, फिर थर्ड जो थी तीसरी जो पंचवर्ष योजना थी उसमें दोनों को दी गई, कृषि और उद्योग दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको स्टार्टिंग में बताना है जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जैसे आपको 7 मार्क्स में आता है तो 1 या 2 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यही, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बढ़ा देना है, 3 लाइन हो जाएगा, है ना। 3 से 4 लाइन इंट्रोडक्शन के हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। 2 मार्क्स में आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता है। 2 मार्क्स मतलब 20 वर्ड्स, है ना। 7 मार्क्स मतलब 60 वर्ड्स और 10 मार्क्स मतलब 200 वर्ड्स, है ना। ये पैटर्न है अभी जो चल रहा है। तो अगर 7 मार्क्स में आपको कोई क्वेश्चन लिखने को आता है तो उसमें इंट्रोडक्शन 1 या 2 लाइन का लिखना होता है। 10 मार्क्स में अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो उसमें 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें कंक्लूजन भी आपको लिखना होता है। 7 मार्क्स में आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, हाँ। तो इसमें मैंने बताया है कि कृषि मानव द्वारा आविष्कृत एकमात्र ऐसा उद्यम है जो मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है, सबसे मूलभूत आवश्यकता, बेसिक नीड, भोजन, उसको पूरा कृषि द्वारा ही किया जाता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए कृषि के विकास के लिए प्रारंभ से ही विशेष प्रयास किए जाते रहे। तो इस तरीके से आपको इसका एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बताना है। फिर आपको जो है पॉइंट्स में ये डेटा बताना है अलग अलग। तो पहला इसमें आता है जीडीपी तथा जीबीए में कृषि का योगदान। देखिए जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान है, कृषि, उद्योग, सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो तीनों क्षेत्रों का योगदान है। उसमें कृषि का योगदान कितना है वो डेटा यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जब हम उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे तो उद्योग का योगदान बताएंगे, सेवा पढ़ेंगे तो सेवा का योगदान बताएंगे। अभी हमें केवल कृषि का योगदान जीडीपी में, जीबीए में कितना है, रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना। देखिए दोनों अलग अलग मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं और ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर है। ये सारा आपको अलग से
अभी बताया जाएगा जब हम जीडीपी पढ़ेंगे, वहां पर जीवीए भी पढ़ेंगे, और उसमें फिर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, है ना, एनएनआई, जीएनआई, जीवीए, है ना, जीडीपी, एनडीपी, सब ये पढ़ना है। और वहीं पर मैं बताऊंगा कि प्रचलित मूल्य क्या होते हैं, करंट प्राइस क्या होते हैं, और बेसिक प्राइस क्या होते हैं, है ना, आधार वर्ष के आधार पर जो हम जीडीपी या नेशनल इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो इनको अलग अलग हम कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस आधार पर निकालते हैं, ये सारी चीजें हम जीडीपी के वहां पर या नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक मेरे ख्याल से वही है ना, आगे का टॉपिक वही होगा, नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक यही है, हाँ, राष्ट्रीय आय वही। तो इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आने वाला है वो वही टॉपिक है, तो उसमें सारा डिटेल हमें पढ़ना है, जीडीपी, एनडीपी, जीवीए, है ना, नेशनल इनकम, जीएनआई, एनएनआई, है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो यहां पर मैंने बताने का प्रयास किया है कि स्टार्टिंग में योगदान कितना था जीडीपी में कृषि का और अभी कितना है, ठीक है। जीवीए का स्टार्टिंग इसलिए नहीं बताया कि जीवीए पहले था ही नहीं। आप सोचेंगे सर ने जीडीपी में योगदान तो बता दिया कृषि का, जीवीए में तो बताया नहीं तो जीवीए में बताएंगे कहां से, क्योंकि जीवीए तो पहले आकलित ही नहीं होता था, है ना, पहले इसका आंकड़ा नहीं होता था। पानी ले लो ना, पानी नहीं है क्या, पानी दे देना किसी के पास। पानी वहां से पी के आ जाओ, आप उधर रखा, पानी साथ में रखना जरूरी है। खांसी या एक विक्स की टेबलेट या कुछ ऐसी रखना चाहिए पॉकेट में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहां पर मैंने 1950-51 में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना रहा ये लिखा हुआ है। हाँ, ये दे दो, ये सही रहेगा, इससे रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन यहां पर जीवीए में कृषि का योगदान नहीं लिखा है 1950-51। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि जीवीए का आकलन पहले होता ही नहीं था, जीवीए कोई जानता ही नहीं था उस समय कि क्या है जीवीए। ये 2015 से इसका आकलन स्टार्ट हुआ है। जीवीए का जो आकलन स्टार्ट हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडिड, सकल मूल संवर्धन उसको हिंदी में कहा जाता है। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड, सकल मूल संवर्धन। तो इसका आकलन 2015 से इंडिया में स्टार्ट किया गया है ना। इसलिए हमने पुराना डेटा यहां पर नहीं लिखा कि पुराना पहले कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो 1950-51 में जीडीपी में कृषि का योगदान 55.04% था, सॉरी, हाँ 40% था। 1950-51 में जीडीपी में कृषि का योगदान आप देखेंगे तो ज्यादा था, 55.40 था, जो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है ना, धीरे धीरे इसमें कमी होती जा रही है। 20-21 का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 19.9%, फिर 21-22 का 19% के आसपास लगभग, 22-23 का फिर और कम हो गया 17.59%। अभी 23-24 का जो डेटा है वो है 18.2%। एक्चुअली ये जो योगदान है ये ओवरऑल योगदान, ओवरऑल मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है ना। ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि मेन क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है ना, खनन भी आता है ना, वनोपज, बागवानी ये भी आता है, मत्स्यन भी आता है। इन सभी को मिलाकर हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। तो उसमें कृषि मेन है। अगर हम एक्चुअल कृषि का देखेंगे तो ये थोड़ा सा कम होगा, है ना। कृषि का हम देखेंगे, एक्चुअली कृषि का पर्टिकुलर डेटा कम जारी होता है, ओवरऑल जारी ज्यादा होता है। तो इसलिए मैंने ओवरऑल लिखा है प्राथमिक क्षेत्र का। अगर हम कृषि के योगदान को देखें तो ये लगभग 16% के आसपास होगा, 15 पॉइंट समथिंग, यानी 16% होगा केवल कृषि का। ये जो 18.2% लिखा है ये ओवरऑल, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में लगभग मतलब कृषि के साथ साथ 3-4 क्षेत्र और आ जाते हैं। कृषि मेन है इसमें, उसमें पशुपालन आता है, खनन आता है, बागवानी आता है यानी वनोपज, और इसमें मत्स्यन भी आता है। तो इन सभी को मिलाकर के जो
योगदान है वो है 18.2%। अगर पर्टिकुलर हम कृषि के योगदान को देखें तो लगभग 16% के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये है। हाँ, 17 पॉइंट कितना, वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा बेटा। हाँ, इसमें वो वाला 23-24 का नहीं है ना इसमें। हाँ, देखना पड़ेगा, मैं एक बार देख के बता दूंगा। बाकी 22-23 तक की डेटा है इसमें, वो भी होगा इसमें, मिस है मेरे ख्याल से। डेटा तो होगा वो, पर इसमें मेंशन नहीं हुआ है वो, तो मैं उसको चेक करके बता दूंगा। 17 तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं देख लूंगा। 17 तो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि 19-20 के आसपास है ये, तो लगभग इसी के आसपास रहना चाहिए। मैं एक बार चेक करके बता दूं, है ना। तो जीबीए में कृषि का योगदान अगर देखें तो 20-21 में 20.19%, 21-22 में 19% है, और 22-23 में ये 20.2% है। 23-24 का भी आगे इसको मेंशन कर देंगे। तो ये पहला पॉइंट है, पहली हेडिंग है जीडीपी में और जीबीई में कृषि का योगदान। इसके बाद आता है रोजगार सृजन में कृषि का मत। मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 जो टॉपिक है ये, कृषि, उद्योग, सेवा, इन तीनों का अर्थव्यवस्था में योगदान। तो हेडिंग काफी कुछ आपको मिलती जुलती मिलेगी, लेकिन उसके अंदर कंटेंट, उसके अंदर डेटा जो है अलग अलग रहेंगे। तो रोजगार में जो है कृषि का योगदान कितना है, तो अभी अगर हम देखें, पहले भी और अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार में योगदान देने वाला क्षेत्र जो है कृषि है आज भी। हालांकि ये क्षेत्र पहले से कम हो गया है, इसका योगदान कम हो गया काफी पहले से, लेकिन अभी भी इसका योगदान ज्यादा बना हुआ है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। ठीक है, पहले तो टोटल श्रम शक्ति का 70% हुआ करता था। 1950-51 में अगर हम देखें तो कुल श्रम शक्ति का 70% जो है योगदान हुआ करता था। श्रम शक्ति के बारे में मैंने बताया है। श्रम शक्ति में ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाता है, ऐसी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जो कार्य करने योग्य है, कार्य कर सकती, यानी 15 से 64 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनको श्रम शक्ति में सम्मिलित किया जाता है। 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग, क्योंकि ये काम करने योग्य है, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं श्रम शक्ति, क्योंकि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे अगर काम लेते हैं तो उनको बाल श्रम, चाइल्ड लेबर के अंतर्गत माना जाता है, उनसे काम नहीं ले सकते। इसलिए श्रम शक्ति में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है, फिर उधर 64 वर्ष तक, क्योंकि इसके बाद फिर काम करने लायक नहीं बचता है व्यक्ति, है ना, काम नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति नहीं रहती है काम करे वो। 64-65 के बाद जो है काम करने की स्थिति में नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको श्रम शक्ति बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था 2 टर्म यूज होते हैं, श्रम शक्ति और कार्यबल, है ना, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स मतलब जो काम कर सकता है वो लेबर फोर्स है। वर्क फोर्स जो काम कर रहा है, जो काम करने में लगा हुआ है, यानी जिसको रोजगार मिला हुआ है। रोजगार वो नौकरी भी हो सकती है और उसका खुद का रोजगार भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है ना, तो उसको बोलते हैं कार्यबल, वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये श्रम शक्ति का है टोटल, मतलब जो काम कर सकते हैं उसका 70% जनसंख्या 1950-51 में कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। 2019-20 में ये डेटा था 41.49% और 23-24 में ये थोड़ा सा बढ़कर के हो गया 42.30%। तो वर्तमान में लगभग 42% जो जनसंख्या है श्रम शक्ति का वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है। और ग्रामीण जनसंख्या का आजीविका का साधन तो कृषि है। शहरी क्षेत्र में भी जो है कुछ लोग खेती का काम करते हैं, जैसे अब इंदौर या उसके आसपास एरिया में देखेंगे तो यहाँ भी कृषि होती है। गांव में तो है ही कृषि। यहाँ के लोग, यहाँ के जो किसान है बहुत संपन्न है ना,
मतलब गांवों में किसानों की जो स्थिति है उससे जो है यहाँ के किसानों की स्थिति में बहुत अंतर है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जमीनें अच्छी हैं, साधन हैं, पैसे हैं, इन्वेस्ट करने की क्षमताएं हैं, है ना, नई नई तकनीक है, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध है किसानों के लिए। तो यहाँ पर किसान ज्यादा संपन्न है, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मैंने कई बार पहले बताया था कि आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएं, वहां पर एक फसल उगाना लोगों के लिए मुश्किल होती है। बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, मतलब यूपी और एमपी का बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, है ना, दमोह है, पन्ना है, दतिया है, अशोकनगर है, ये वाला जो एरिया बुंदेलखंड के कहलाता है। तो यहाँ पर किसानों की स्थिति ये है कि एक फसल उगा लें अच्छे से तो बहुत बड़ी बात, दो फसल मतलब उगा लिए तो गंगा नहा लिया, ये हालत है। और यहाँ के किसान 6-6 फसल उगाते हैं, 2 महीने में एक फसल तैयार। आलू बो दिए, प्याज बो दी, गोभी हो गई, है ना, मतलब ऐसी फसल वो बोते नहीं कि जो बहुत लंबी चले। जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं छतरपुर उस तरफ तुअर बोलते हैं, अरहर, है ना, हमारे यहाँ उसको अरहर बोलते हैं, यहाँ पर उसको तुअर बोलते हैं, है ना। वहां पर आप तुअर बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा, है ना, अरहर बोलते हैं। तो अरहर का टाइम क्या है मालूम है? अरहर का टाइम रहता है जुलाई अगस्त में बोते हैं, मार्च अप्रैल में उसको काटा जाता है। यहाँ के किसान तब वेट थोड़ी करते हैं, जुलाई अगस्त में बोते हैं उसको, मतलब खरीफ की फसल के समय उसको बोया जाता है और रबी की फसल के समय उसको काटते हैं। इतना लंबा समय है। और अगर बहुत ठंड पड़ी तो खत्म है काम, कुछ नहीं मिलता, पाला पड़ गया, सूख जाते, मुरझा जाते, ये हालत है अरहर। तो ये फर्क है क्षेत्र वाइज। यहाँ के जो किसान है ज्यादा संपन्न है क्योंकि उनके पास पैसा है, साधन है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज भी है, जानकारी भी है उनको कि भाई क्या कब क्या उगाना है ना। ऐसी ऐसी किस्में यहाँ पर उपलब्ध हैं कि 2 महीने में पैदावार हो जाती, कंप्लीट हो जाता है ना। ऐसे बीज हैं और उर्वरक हैं, कीटनाशक दवाएं, वहां पर तो कीड़े ही खा जाते हैं, फसल है ही नहीं उनके पास, कुछ पता ही नहीं कि क्या इसमें छिड़कना है, खा गए, खत्म हो गई, है ना। या तो बहुत ज्यादा बारिश होगी या बहुत कम होगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, या तो बिल्कुल नहीं होगी, होगी तो बहुत ज्यादा होगी, है ना। ठंड पड़ेगी तो बहुत ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी तो फसलें खराब हो जाती है। तो ये स्थिति है कृषि की, है ना। तो पहले जो है कृषि का योगदान ज्यादा हुआ करता था रोजगार में, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है कृषि का योगदान सबसे ज्यादा बना हुआ है। 42% के आसपास जो है रोजगार लोगों को खेती दे रही है। ये देखिए, इसी को मैंने एक ग्राफ के जरिए बताने का प्रयास किया है। इस तरह से आपको ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, एक दो तो आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना है। इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, मतलब 7 मार्क्स में भी ये छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं। जैसे अब इसमें मैंने 5 ग्राफ बनाए, तो 5 आप ना बना के 3 ही बना दो, इस तरीके से बना देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। 2011-12 का है ये, 2011-12, यहां से 2011-12, 19-20 और 23-24, ये जो है 3 ग्राफ ऐसे बना देंगे तो बहुत है, क्योंकि फिर आपको क्या डेटा भी याद रखना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। 3 साल के डेटा आपको याद रखना है और उस हिसाब से ग्राफ बना देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से, हाँ सॉरी, इसमें स्टार्टिंग का भी आपको बनाना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग का, 2-3 लास्ट का,
करेंगे ना, स्टार्टिंग में बनाना जरूरी है, इससे पता चले कि पहले कितना था और अभी की स्थिति क्या है, वर्तमान की स्थिति। तो यह है रोजगार सृजन में कृषि का महत्व, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। मेरे को इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, आंकड़े हैं बस। अब आप क्या एक्सप्लेन करोगे, है ना। रोजगार में इसका योगदान बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या है, आपको डेटा लिखना है। तो इकोनॉमी में यही है कि आपको डेटा दे देना है बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रहता है, उसमें लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, इसमें कोई लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस नहीं। जैसे साइंस है, साइंस में लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, जो आपको थ्योरी पूछी गई है उस थ्योरी को आपको बता देना है। मैथ्स में कोई लैंग्वेज का नहीं है, मैथ्स आपको पूछी गई है, जो उसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको लगा करके उसको सॉल्व कर देना, स्टेप बाय स्टेप, हो गया, है ना। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं, केवल डेटा। डेटा अच्छे से नए डेटा आपको दे देना है, ऑथेंटिक डेटा, और उसमें सोर्स आपको बता देना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। जो भी आप डेटा लिख रहे हैं वहां पर आपको ब्रैकेट में उसका सोर्स बता देना है। जैसे आर्थिक समीक्षा, अभी नई आर्थिक समीक्षा कब की है, 24-25, तो नई आर्थिक समीक्षा का डेटा आपको ज्यादातर लिखना होता है ना। नई आर्थिक समीक्षा 24-25 की है और बजट 25-26 का है। यही चीज एमपी के संदर्भ में ही है और इंडिया के संदर्भ में, ठीक है। तो वो डेटा आपको ज्यादातर मेंशन करना है, जो भी डेटा लिखे ब्रैकेट में उसका सोर्स जरूर लिखें, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का कितना, मतलब कितना कृषि क्षेत्र से निर्यात हो रहा है, कितना आयात हो रहा है ना। कृषि संबंधी जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पादों का कितना आयात हुआ और कितना निर्यात हुआ, ये जो है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो 2022-23 का ये आयात का डेटा है, 35.69, 35.69 बिलियन डॉलर। बिलियन मतलब अरब, हिंदी में बोलते हैं उसको, हिंदी में लिखते हैं बिलियन को अरब, है ना, अरब डॉलर। और निर्यात जो हुआ है 2021-22 का भी लिखा है इसमें, 22-23 का लिखा है, 22-23 का है 53.15 बिलियन डॉलर। ये जो है निर्यात का डेटा है। ये कृषि संबंधी जो उत्पाद हैं उनका आयात निर्यात लिखा हुआ है। आई बात समझ में। कृषि संबंधित जो पदार्थ हैं, जैसे खाद्यान्न है ना, कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं और कृषि से बनी हुई वस्तुएं, है ना, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, दालें वगैरह हो गई, गेहूं वगैरह हो गया, है ना, आटा वगैरह हो गया। तो ये जो कृषि से संबंधित उत्पाद है, उनसे बनी हुई वस्तुएं, उनका आयात निर्यात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 2022-23 का अभी जो डेटा है वो करंट का डेटा है। उसके आगे अभी नए डेटा जो आएंगे तो वो आपको लिखना पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 2026 में होगा, तो आपको डेटा 23, 24, 25 का लिखना पड़ेगा। ये तो पुराना हो जाएगा, लेकिन अभी चूंकि मैं करा रहा हूं तो अभी जो डेटा उपलब्ध है वो मुझे लिखना जरूरी है। और इसमें बहुत से बच्चे जो अभी जो मेंस लिख रहे हैं 25 वाला, 2025 वाला, वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो खैर यही है डेटा, अभी उनको यही लिखना पड़ेगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए ये डेटा उतना काम का अभी नहीं है ना। जो भी बच्चे अभी मेंस नहीं लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे, तो उनके लिए काम का नहीं है। जो बच्चे अभी मेंस लिख रहे हैं ये वाला, उनके लिए तो यही डेटा काम का, ठीक है। मतलब अपडेट करना पड़ेगा कुल मिला के, ये है बाद में। औद्योगिक विकास में कृषि का महत्व, अगला पॉइंट है इसमें, औद्योगिक विकास में कृषि का महत्व। औद्योगिक विकास में कृषि का महत्व मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको
कृषि से जो है कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है ना। मतलब बहुत सारे उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है ना, बहुत सारे उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग हैं और उन उद्योगों को कृषि से कच्चा माल मिलता है। उसमें ये उद्योग लिखे हुए हैं। उसमें सबसे जो प्रमुख उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का जो कृषि संबंधी उत्पाद है वो कपास है। कपास से जो उसको कच्चा माल मिलता है ना। जूट है, जूट उद्योग है ना। पटसन का उत्पादन, पटसन जो होता है वो जो है जूट उद्योग उस पर आधारित है। चीनी है, गन्ने पर आधारित है। वनस्पति घी है। आदि उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो भी कृषि पर आधारित हैं। हथकरघा है, तेल निकालना है, चावल कूटना है। ये जो है लघु कुटीर उद्योग कृषि पर आधारित है, यानी कृषि से इनको कच्चा माल मिल रहा है ना। तो इस तरीके से औद्योगिक विकास में कृषि का महत्व है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं, यानी कृषि से ही उनको जो है कच्चा माल मिलता है, जिससे जो है उत्पादन होता है। अब यहाँ पर कोई डेटा ऐसा नहीं है इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित, यानी कृषि के आधार पर उनका संचालन होता है, कृषि से उनको कच्चा माल मिलता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है औद्योगिक विकास में कृषि के महत्व के बारे में। बहुत सारे जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित हैं, कृषि के आधार पर ही उनका संचालन होता है, उनको कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है साधारण या दैनिक उपभोग की वस्तुओं में कृषि का महत्व। जनसाधारण, सॉरी जनसाधारण नहीं, जनसाधारण लिखा है। जनसाधारण तथा दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं, हम जो है डेली रूटीन में जो है जो हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनमें बहुत सा हिस्सा जो है हमें कृषि से या कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है या कृषि से बनी हुई वस्तुओं से प्राप्त होता है। भारत तथा मध्य प्रदेश में घरेलू उपभोग का 60% और घरेलू वस्तु उपभोग का 85% जो है कृषि से हमें प्राप्त हो रहा है ना। मतलब जो भी हम घर में अपने यूज करते हैं वस्तुएं, है ना, डेली, तो उनमें 60% जो है डायरेक्ट जो है हम उसका यूज करते हैं, खेती से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, और घरेलू वस्तु उपभोग का 85%। जैसे अब खाने पीने की चीजें हैं, ज्यादातर खाने पीने की चीजें कृषि से ही मिलती हैं हमें, है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई आटा है तो रोटी है, तो रोटी तो खेती से ही आती है ना, और कहीं से तो आपको रोटी मिलेगी नहीं। तो ये डेली उपयोग उपभोग में आने वाली वस्तुएं, डेली उपभोग की वस्तुएं, डेली वस्तु उपभोग की वस्तुएं। तो इसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है कृषि का रहता है, जो हम रूटीन में वस्तुओं का यूज करते हैं अपने घर में। आर्थिक नियोजन में कृषि का महत्व है। जैसे मैंने ये बताया कि क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश स्टार्टिंग से रहा है, और कृषि से ही जो है पंचवर्ष योजनाएं सफल असफल होती थी, यानी पंचवर्ष योजनाओं में जो है कृषि का खास योगदान हुआ करता था। अगर कृषि सही नहीं हुई, यानी खेती में उत्पादन सही नहीं हुआ, मौसम अनुकूल नहीं रहा खेती के, तो ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन कम हो जाता है, जिससे पंचवर्ष योजनाएं जो है असफल हो जाती थी। पहले ऐसा होता था। जैसे हम देखें तीसरी पंचवर्ष योजना, तीसरी पंचवर्ष योजना के दौरान अकाल पड़ा था, मतलब उसमें प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था, एग्रीकल्चर में, खेती में उत्पादन बहुत कम हुआ था। तो तीसरी पंचवर्ष योजना जो है असफल मानी जाती है ना। पहली ऐसी पंचवर्ष योजना थी, तीसरी पंचवर्ष योजना जो असफल रही, उसका सबसे बड़ा कारण था अकाल, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था खेती को, उस समय उत्पादन हुआ ही नहीं खेती में। तो ऐसी स्थिति में पंचवर्ष योजना सफल नहीं होती है। तो वही चीज है कि आर्थिक नियोजन को सफल बनाने में
खेती का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। अगर जो है खेती में उत्पादन सही ढंग से नहीं होता है तो जो भी पंचवर्षीय योजना चल रही है वो सक्सेस नहीं हो पाती। हालांकि अब पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब 15 वर्षीय दृष्टिकोण है, 7 वर्षीय रणनीति है और 3 वर्षीय कार्य योजना है, ये अभी चल रही है। ठीक है, विजन, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, तो आर्थिक नियोजन के 6 दशकों में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि आज भी भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता कृषि की सफलता पर निर्भर करती है। जिस वर्ष मानसून कृषि के अनुकूल नहीं होता है उस वर्ष कृषि का उत्पादन कम हो जाता है, फलस्वरूप संपूर्ण योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना मैंने जैसा अभी बताया ये असफल मानी जाती है, असफल हो गई थी। उसका कारण था अकाल, है ना, उस दौरान जो है अकाल पड़ा था, इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना असफल मानी जाती है। और बाकी चीन का आक्रमण भी हुआ, पाकिस्तान का आक्रमण भी हुआ उस दौरान, तो इस वजह से भी जो है उसको असफल माना गया है। बाकी इंग्लिश में भी है ये। तो यह है आर्थिक नियोजन में कृषि का महत्व। आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए कृषि में उत्पादन होना जरूरी माना जाता है। कृषि का में उत्पादन अगर सही ढंग से नहीं होता है तो जो है जो भी पंचवर्षीय योजना चल रही है वो सफल नहीं हो पाती, असफल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लक्ष्य जो है, जो भी लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्थिक नियोजन में कृषि का महत्व। हो गया। हाँ, इसके बाद आगे है परिवहन के क्षेत्र में कृषि का महत्व है। देखिए, परिवहन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। परिवहन एक्चुअली सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। परिवहन यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर होता है, ट्रांसपोर्ट। तो कृषि संबंधी जो कार्य है उसमें परिवहन का योगदान बहुत ज्यादा है, या कृषि को परिवहन को आगे बढ़ाने में कृषि का योगदान, दोनों का योगदान एक दूसरे, है ना। क्योंकि अगर कुछ भी उत्पादन कार्य करना है तो उसके लिए हमें बीज की जरूरत पड़ती है ना, और नई टेक्नोलॉजी बुलाना है बाहर से तो परिवहन के माध्यम से ही हमारे पास वो उपलब्ध हो पाएगी। रासायनिक उर्वरक है, बीज है, कीटनाशक दवाएं हैं, ये जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से होता है ना। तो परिवहन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि संबंधी जो जरूरतें हैं उनको परिवहन के माध्यम से पूरा किया जाता है ना। किसी किसान को जो है मान लीजिए कोई सामान चाहिए है, खेती संबंधी कुछ भी सामान चाहिए, तो कहां से आएगा? परिवहन के माध्यम से आएगा, है ना। कोई सर पर उठा के तो चलेगा नहीं। तो इंदौर से कोई चीज जो है मान लीजिए ग्वालियर भेजना है या किसी छोटे गांव में भेजना है, तो वो कैसे जाएगी? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगी, है ना। फिर जो भी उत्पादन होता है, फसल जो होती है, उस फसल को मार्केट तक भेजने का काम जो है कौन करता है? परिवहन करता है ना। उत्पादन के लिए आवश्यक खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, मशीनरी, अत्याधुनिक उपकरण, खेती संबंधी, वो सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, किसानों तक भेजे जाते हैं। फिर किसानों द्वारा जो फसलों का उत्पादन किया जाता है उन फसलों को जो है मार्केट तक कैसे भेजा जाता है? परिवहन के माध्यम से भेजा जाता है ना। ट्रेन है, बस वगैरह है ना, ट्रक है, उनके माध्यम से ये मार्केट में भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो है कृषि के विकास में परिवहन का योगदान है और परिवहन के विकास में कृषि का योगदान, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, वही बात इसमें लिखी हुई है। परिवहन के क्षेत्र में कृषि का महत्व। कृषि उत्पादन में वृद्धि से परिवहन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रेल एवं सड़क परिवहन का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन
तथा इससे संबंधित जरूरतों जैसे उर्वरक है, बीज है, मशीनें हैं, उपकरण है, इनकी आपूर्ति में लगा हुआ है ना। परिवहन के द्वारा इनकी आपूर्ति की जाती है, इनको जो है संबंधित किसान तक या संबंधित क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, और जो भी फसल उत्पादित होती है उसको मार्केट तक भी जो है परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। देखिए जो भी सर्विस है, सर्विस सेक्टर को विकसित करने, सर्विस सेक्टर कृषि को विकसित करता है और कृषि फिर सर्विस सेक्टर को विकसित करती है, यानी एक दूसरे के पूरक है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी किसान को कोई इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे की जरूरत है, तो कहां से उसको पैसे मिलेंगे? बैंक से मिलेंगे। बैंक क्या है? सेवा क्षेत्र है ना। अगर किसान को कोई नया कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसको जो है उधार लेना है, लोन लेना है, तो लोन उसको कौन देगा? बैंक देगी। बैंक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेवा क्षेत्र जो है ऐसे कृषि को हेल्प करने का काम करता है। फिर परिवहन के माध्यम से उसको जो है सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। परिवहन कौन सा क्षेत्र है? परिवहन भी सेवा क्षेत्र है ना। तो सेवा क्षेत्र जो है कृषि को विकसित करने में मदद करता है। इसके अलावा कृषि भी सेवा क्षेत्र को विकसित करने में मदद करता है। कैसे? किसानों द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है, किसानों को उत्पादन ज्यादा होता है। जब किसानों का उत्पादन ज्यादा होता है तो उनकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं, ज्यादा जरूरतें हो जाती है। भाई पैसे ज्यादा आ गए हैं, अब पैसे ज्यादा आ गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना है ना, खरीदना है, आना जाना है ना। मतलब वो जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो परिवहन क्षेत्र का विकास होगा कि नहीं होगा? अब बेचारे के पास पैसे नहीं है तो चुपचाप घर में बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। अब पैसे नहीं है तो क्या करेगा? पैसे आ गए हैं तो फिर वो सोचेगा चलो प्रयागराज घूम आए, कुंभ घूम के आ जाए। भाई कहीं भी उसको जाना है तो पैसे तो लगते हैं, अब पैसे है नहीं उसकी जेब में, फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा। पैसे खूब हैं तो घूमेगा आराम से, है ना। उधर सूरत घूम के आ जाएगा, उधर उधर चला गया, चारों धाम घूम के आ गया, बोले चलो चारों धाम करके आ जाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है? सेवा क्षेत्र विकसित होता है, परिवहन का विकास होता है। खरीदारी फिर उसको करना होती है ना, मार्केट जाएगा, कुछ खरीद के लाएगा, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था का विकास होता है ना। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को आय ज्यादा हो जाती है, किसानों की आय में वृद्धि होती है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो वस्तुओं को खरीदता है, जिससे जो है अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो इस तरीके से कृषि सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करता है। उसका आगे भी जिक्र अभी मिलेगा। ये देखो वही चीज मैंने बताई है जो यहाँ पे लिखा है, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के विकास में कृषि का महत्व। सेम चीज जो मैंने यहाँ पे बताई है, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से किसानों की आय बढ़ जाती है। जब किसानों की आय बढ़ेगी तो उनकी क्या होगी? क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति मतलब क्रय करने की क्षमता, परचेजिंग पावर। किसानों की क्रय करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, क्योंकि जेब में पैसे हैं। अब जेब में पैसे रहते हैं तो व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ उसको सोचता रहता है कि अरे चलो अब ये भी खरीद लो, ये भी कर दो, यहाँ इन्वेस्ट कर दो, है ना। तो उसकी क्रय करने की क्षमता बढ़ जाती है, जो अन्य वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न करती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र का विकास होता है ना। तो वस्तुएं ज्यादा खरीदता है, इधर आना जाना करता है, बैंक में पैसे जमा करेगा तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो भी आगे बढ़ेगा, है ना। इधर उधर घूमेगा फिरेगा तो जो है परिवहन क्षेत्र का जो विकास होगा, कुछ वस्तुएं खरीदेगा तो उद्योग क्षेत्र का भी विकास होगा। तो सेवा क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र इससे विकसित हो जाते हैं। तो कृषि क्षेत्र में अगर उत्पादन अच्छा होता है तो उद्योग और सेवा दोनों क्षेत्र आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है 8वां पॉइंट। इसका इंग्लिश भी है।
तो एक क्षेत्र का विकास होने से अन्य क्षेत्रों को भी विकास करने में, विकसित होने में मदद मिलती है। यही चीज जो है मैंने डायग्राम के जरिए भी बताने का प्रयास किया है। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि, देखिए कृषि उत्पादन में वृद्धि से क्या हो रहा है, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। जो चीज मैंने इसमें लिखी है वही चीज इसको मैंने डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया। किसानों की आय जब बढ़ती है तो कृषकों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है ना, जरूरतें बढ़ जाती हैं, अन्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, इससे औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और सेवा क्षेत्र का विकास होता है। तो वही चीज जो है मैंने डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ। है ना, सही ठीक हो गया ये भाई, ये कुछ अलग नहीं है, अब इंग्लिश में भी है ये। ठीक हो गया। कृषि में पूंजी निर्माण, इसमें डेटा आपको बताना है। सकल पूंजी निर्माण में कृषि पूंजी निर्माण का हिस्सा जो है अभी नया डेटा 7.4% है, 2019-20 में 6.3%। मैंने जैसे बताया कि पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट से पूंजी का निर्माण होता है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैपिटल क्या होती है, जैसे उत्पादन जब ज्यादा हो जाता है, उत्पादन से पर डिपेंड है, उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होगा तो आय ज्यादा होगी, आय ज्यादा होगी तो बचत ज्यादा होती है, सेविंग्स ज्यादा होती है, बचत ज्यादा होती है तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उससे जो है हमारी पूंजी बनती है। पूंजी का निर्माण उसी से होता है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। इन्वेस्टमेंट किया है उससे जो है हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक होती है पूंजी, एक होता है धन, कैपिटल एंड वेल्थ, है ना। पूंजी और धन, पूंजी वो है जिससे हमें अर्निंग हो रही है, और धन वो है जो घर में रखा हुआ, उससे कोई अर्निंग नहीं, है ना। घर में रखा हुआ पैसा धन है, और उसको हम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारी पूंजी हो गई, उससे हमें कुछ अर्निंग स्टार्ट हो गई, इन्वेस्ट किया मतलब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना। घर में हमारा मतलब मान लीजिए 5 लाख पड़े तो धन है, 5 लाख को हमने इन्वेस्ट कर दिया, प्लॉट ले लिया या कुछ और ले लिया, तो उससे अर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो वो पूंजी हो जाती है ना। तो पूंजी निर्माण, कृषि में पूंजी निर्माण जो है का हिस्सा 2019-20 में 6.3% था, टोटल पूंजी का ही, और 2013-14 में 7.4% है, यानी कम हुआ है।